हेलो एवरीवन, वेलकम टू EKYS एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन की, उसको कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसका सेकेंड फेज के अंतर्गत मुस्लिम सुधार जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ तक उसका रिवीजन कर चुके थे। अब इसके आगे के घटनाक्रम को देखते हैं कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उनका रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में होता है 1906 ईस्वी में ही होता है अहरार आंदोलन। जो अहरार आंदोलन होता है वो मुख्यतः बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान होते हैं उनके द्वारा शुरू किया जाता है। इनके जो प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम। इनके द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत की जाती है और एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो मुसलमान हैं उनको अब जो ब्रिटिश सरकार है उसकी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए और उनको जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो ये था अहरार आंदोलन से संबंधित। फिर इसके बाद जो घटना होती है वो होती है मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में क्या होता है, जो भारत के सचिव होते हैं तत्कालीन मार्ले और जो वायसराय होते हैं मिंटो, इनके द्वारा एक सुधार अधिनियम पारित किया जाता है जिसको कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है और जो इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नरम दल है उनको अपनी ओर आकर्षित करना और जो मुस्लिम है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करना, जिसके द्वारा क्या हो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। और यही जो नीति होती है अंग्रेजों की बाद में भारत के विभाजन का कारण बनती है। इससे क्या होता है, जो कांग्रेस के अंदर जो गरम दल के नेता होते हैं वो 1909 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जबकि जो मुसलमान लोग होते हैं, मुस्लिम पंथी लोग होते हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। तो ये था पार्लियामेंट्री सुधार से संबंधित तथ्य। अब इसके बाद देखते हैं राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। जो राजद्रोह सभा अधिनियम है वो पार्लियामेंट्री सुधार जो होता है उसके परिणाम स्वरूप ही पारित होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री सुधार होता है उसके विरोध में जो कांग्रेस के गरम दल के जो नेता होते हैं, राष्ट्रवादी उग्रवादी और राष्ट्रवादी जो नेता होते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को काफ़ी तेज कर देते हैं। उनके विरुद्ध सभाएं करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार है एक अधिनियम पारित करती है जिसको कि राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 के नाम से जाना जाता है। तो ये थे राजद्रोह सभा से अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। इसके बाद जो घटना होती है वो होते है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है वो होता है 1916 ईस्वी में और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा होती है। जो लखनऊ अधिवेशन होता है इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस होती है और मुस्लिम लीग, ये दोनों दल अलग अलग रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता करते हैं और यही जो समझौता होता है, यही समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो लखनऊ समझौता होता है इसमें क्या होता है, एक मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि होती है। इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो क्या करती है, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग होती है उसको औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेती है, क्योंकि जो कांग्रेस होती है वो अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। जो लखनऊ समझौता होता है उसका जो विरोध किया जाता है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लखनऊ समझौते का विरोध किया जाता है। ये जो लखनऊ समझौता होता है एक अस्थायी समझौता होता है और ये आगे चलकर भंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना होती है, इसके परिणाम स्वरूप जो असहयोग आंदोलन होता है उसके स्थगन पर कांग्रेस और जो लीग होती है
वो दोनों इस समझौते की भावना का लोग कार्य करते रहते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते रहते हैं कि एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे होते हैं। परंतु जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, ये जो लखनऊ समझौता होता है ये भंग हो जाता है और जो मुस्लिम लीग है वो अपना अलग रास्ता पकड़ लेती है। इस प्रकार जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है, मुस्लिम लीग अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेती है। तो ये तो थे लखनऊ समझौते से कांग्रेस, लखनऊ जो अधिवेशन होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद देखते हैं आगे की घटना। आगे की जो घटना होती है वो होती है होम रूल लीग आंदोलन। जो होम रूल लीग आंदोलन होता है ये भी 1916 ईस्वी में ही होता है। इसमें क्या होता है होम रूल लीग आंदोलन में? होम रूल जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम आयरलैंड में चलाया गया था और इसी आयरलैंड में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और होम रूल जो शब्द लिया गया था भारत में वो आयरलैंड से ही लिया गया था। इसमें क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं और श्रीमती एनी बेसेंट होती हैं, ये आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था उसी के आधार पर भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। इसी के तहत क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वो 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और जो एनी बेसेंट होती हैं उसके 5 महीने बाद 1916 ईस्वी में ही मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग होती है उसकी स्थापना पूना में होती है। जोसेफ बैप्टिस्टा तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसी के तहत जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो एक कथन कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक जो होते हैं मराठा तथा केसरी जो इनके पत्र होते हैं इनके माध्यम से भी होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं जो एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग होती है जिसकी स्थापना मद्रास में 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा होती है, इसमें एनी बेसेंट अपने पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करती हैं। तिलक और एनी बेसेंट के आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार जो है वो चारों ओर से दबाव महसूस करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारत के सचिव होते हैं मांटेग्यू 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसमें कहा जाता है कि भारत को एक उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एनी बेसेंट होती हैं वो होम रूल लीग जो आंदोलन होता है उसको बंद कर देती हैं। तो ये था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य। फिर इसके बाद देखते हैं जो मांटेग्यू घोषणा होती है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो मांटेग्यू घोषणा होती है वो होती है 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। इसके में भारत के सचिव होते हैं मांटेग्यू, वो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की जो एक सभा होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसको कि मांटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिश शासन का जो लक्ष्य है वो स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है ताकि जो ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट होती है वो प्रकाशित होती है। जो कांग्रेस होती है वो इस रिपोर्ट को असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण मानती है। इसी क्रम में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो मांटेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नरमपंथी नेता होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो क्या करते हैं, रिपोर्ट का स्वागत करते हैं
और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग की स्थापना करते हैं, जो कि आगे चलकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ के नाम से प्रसिद्ध होती है, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से प्रसिद्ध होती है। जो उदारवादी नेता होते हैं जो वो मॉन्टेगू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। तो ये थे मॉन्टेगू घोषणा से संबंधित तथ्य। फिर इसके बाद की घटना होती है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी है, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, जो प्रांत थे वहाँ पर पहली बार द्वैध शासन को लागू किया गया था, और इस द्वैध शासन का जनक लाउनिस कार्टिस को कहा जाता है। जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग में आरक्षित विषय आ गए, दूसरे भाग में हस्तांतरित विषय आ गए थे। जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसी में इसके द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष के बाद शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक आयोग का प्रावधान भी किया गया था। इसी के तहत हमारा साइमन आयोग की स्थापना होती है। तो ये थे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर इसके बाद जो घटना होती है वो होती है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। जो रॉलेट एक्ट होता है, यह क्या करता है, यह भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो रॉलेट एक्ट होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो क्या करती है, जो भारत में जो क्रांतिकारियों का प्रभाव था उसको समाप्त करने के लिए 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करती है, और यह कमेटी यह जांच करती है कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो फैले हुए हैं, और इनको मुकाबला करने के लिए कौन कौन से कानूनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जो रॉलेट एक्ट है, और ये रॉलेट एक्ट लागू करने का एक कारण यह भी था कि जो भारत था उसमें भारत रक्षा कानून की जो अवधि थी वो समाप्त होने को थी, और जो कमेटी नियुक्त होती है वो क्या करती है, 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो केंद्रीय विधानमंडल होता है उसमें 2 विधेयक लाए जाते हैं। इसमें एक विधेयक तो वापस ले लिया जाता है, लेकिन जो दूसरा विधेयक होता है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, इसको 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया जाता है, जिसकी जो अवधि रखी जाती है वो 3 वर्ष रखी जाती है। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। जो रॉलेट एक्ट है इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विधेयक, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी संदेहास्पद जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर सकता था और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार उसे अपने अधिकार के साथ सरकार के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकता था। इसलिए इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो ये था रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद की जो घटना होती है वो होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। इसमें क्या होता है, जो रॉलेट एक्ट होता है, जो रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो गांधी जी जो होते हैं वो रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं और इसके विरुद्ध वो एक हड़ताल का, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो दिल्ली में जो ये हड़ताल है वो स्वामी सत्यानंद के नेतृत्व में चलाई जाती है। पंजाब में भी इस आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है।
पंजाब में जो स्वामी श्रद्धानंद होते हैं और डॉक्टर सत्यपाल, वो महात्मा गांधी को पंजाब आने के लिए निमंत्रण देते हैं। इस बार जो महात्मा गांधी होते हैं वो पंजाब की ओर चलते हैं, लेकिन हरियाणा के जो पलवल के नामक स्थान पर इनको गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया जाता है। गांधी जी तथा अन्य कुछ जो नेता होते हैं वो पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण जो वहाँ की जनता है पंजाब की, उसके अंदर पर्याप्त आक्रोश होता है। उनका ये आक्रोश तब और बढ़ जाता है जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इनकी गिरफ्तारी का जो आदेश है वो पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओ डायर के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार जो वहाँ के लोग हैं वो जो शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हैं। पुलिस जो है जुलूस को आगे बढ़ने का असफल प्रयास करती है और उनके ऊपर गोली चला देती है, जिससे कुछ आंदोलनकारी मारे जाते हैं। इस प्रकार जो क्या होता है, जो जुलूस होता है वो उग्र रूप धारण कर लेता है और वह सरकारी इमारतों में आग लगा देता है, जिससे कुछ अंग्रेजों की जान चली जाती है। जो ये था, इससे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था घबराकर जो पंजाब शहर है उसका जो प्रशासन है वो सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के हाथों में सौंप देता है। और ये जनरल आर डायर क्या करता है, 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारियां करता है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन शाम को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है उसमें एक विशाल सभा का आयोजन होता है। इसमें जो गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के रिहाई और जो रॉलेट एक्ट पारित था उसके विरोध में भाषणबाजी होती है। ऐसे में जो ये सैन्य अधिकारी है आर डायर, वह भीड़ को हटने के लिए आदेश देता है और कुछ सैनिकों के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। इसमें हजारों लोगों को अपने हाथ से जान धोना पड़ता है और काफ़ी लोग इसमें घायल हो जाते हैं। जो ये हत्याकांड होता है, इस हत्याकांड को जो दीनबंधु एफ अंड्रूज इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा देते हैं। इस हत्याकांड के विरोध में जो हम रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं वो अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर देते हैं। तो ये था जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर इसके बाद आगे की घटना देखते हैं हंटर कमेटी। जो हंटर कमेटी क्या करती है वो भी 1919 ईस्वी में बनती है। जो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी जांच के लिए जो ब्रिटिश सरकार है वो एक कमेटी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करती है, जिसको कि हंटर कमेटी कहते हैं। और ये कमेटी होती है, इसमें 8 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अंग्रेज होते हैं और 3 भारतीय होते हैं। 3 भारतीय कौन कौन होते हैं, उसमें होते हैं सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 भारतीय होते हैं उस कमेटी में। जो पंजाब को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओ डायर, वो क्या करता है, सरकार से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास हो जाता है और ये इस पूरे प्रकरण में लीपापोती हो जाती है। लेकिन जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है माइकल ओ डायर, इसकी जो हत्या होती है वो ऊधम सिंह के द्वारा होती है, 1940 ईस्वी में होती है लंदन में। इसके परिणाम स्वरूप जो ऊधम सिंह होते हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी के विरोध में कांग्रेस भी एक कमेटी का गठन करती है, जिसको कि तहकीकात कमेटी बोलते हैं, और ये भी 1919 ईस्वी में होती है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जाली जो कांग्रेस जो तहकीकात कमेटी गठित करती है, जो इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हें मदन मोहन मालवीय को बनाया जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो महात्मा गांधी होते हैं, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और प्रफुल्ल जयकर, ये सदस्य होते हैं। जो तहकीकात कमेटी क्या करती है, जो अधिकारी होते हैं
उनकी निंदा करती है और सरकार से दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तथा जो मृतक लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने की मांग करती है तहकीकात कमेटी। लेकिन जो सरकार है वो क्या करती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। तो ये तो था स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्वतंत्रता संघर्ष होता है, स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, जिसको कि गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, जिसको कि गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।